स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा, मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज जिन तीन मुद्दों की बात हम करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। मुद्दा नंबर 1, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में आगे कौन, बीजेपी या कांग्रेस। मुद्दा नंबर 2 होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए मगर उससे फायदा किसको, देश को या खुद प्रधानमंत्री को। और मुद्दा नंबर 3, तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बवाल मगर बीजेपी जहर क्यों फैला रही है। मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के साथ। आपने गौर किया होगा प्रधानमंत्री उतनी ऊर्जा नहीं लगा रहे हैं इन चुनावों में, आखिर क्यों? क्या कांग्रेस की राह आसान है? मगर फिर जब हम जम्मू में देखते हैं वहां पार्टी में भीतर घात चल रही है, हरियाणा में देखते हैं तो हुडा फैक्शन वर्सेस शैलजा फैक्शन। मगर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गांव गांव से किस तरह से भाजपा के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। ऊपर से पार्टी के नेता, उनके अहंकारी बयान, किसानों का अपमान, ऊपर से कंगना रनावत ने जो कह दिया कि भाई 3 कृषि कानून है उन्हें दोबारा बहाल किया जाए, उससे भी बवाल बन गया है। यानी कि भाजपा के लिए कोई बहुत मुश्किल हालात लगातार बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए क्या आसान है यह हमें देखना पड़ेगा। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे भाषा। अभी सर एक बात बहुत साफ है मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर की घाटी और हरियाणा दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए या उनके तमाम जो साझेदार हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। जमीन पे आक्रोश है और जनता चुनाव लड़ रही है उनके खिलाफ। हालांकि अभी भी बीजेपी की जो तिकड़में हैं, साजिशें हैं, वह किस तरह से चुनाव को पलटेंगी। लेकिन आज की तारीख में जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंडिया गठबंधन के पास एज है, बशर्ते वो खुद ही डूबना ना चाहें आपस में लड़ मर के। अभी सर क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि जब जनता ही आपको भगा रही हो और जब आप जनता को ही गाली दे रहे हैं, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर ने किया था जब एक युवा ने कहा था कि भाई राज्य में बेशक बीजेपी जीत जाए मगर इस सीट में आपको जीतने नहीं देंगे, तो याद कीजिएगा खट्टर का रवैया। जब लगातार इस तरह की बातें सामने उभर कर आ रही हों और जब प्रधानमंत्री खामोश हों, उस उग्र अंदाज में ना हो, तो उससे कहीं ना कहीं एक इशारा मिल जाता है। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? जी, मेरा भी यही मानना है कि दोनों जगह, चाहे वो हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, जनता के साथ विपक्ष मजबूत है क्योंकि वहां एलजी के मार्फत बीजेपी की सरकार है एक तरह से, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है ही। और बीजेपी नेताओं के बिगड़ते बोल भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी हालत पतली है। भाषा, हमने वो वीडियो देखा था, काफी वायरल हुआ था। एक युवा आता है, मनोहर लाल खट्टर से पूछता है, वो खुश नाखुश है उस जगह से, और वो कहता है भाई इस सीट से तो आपको जीतने नहीं देंगे। आपने देखा किस अंदाज में मनोहर लाल खट्टर ने बदतमीजी की, और ये उनका अंदाज बनता जा रहा है। भाई अब आप सीएम नहीं हैं, आप किसानों को गाली दे रहे हैं, उन्हें नकली किसान बताकर। आप युवाओं को गाली दे रहे हैं जो आपका समर्थक है। जी, मतलब ये अहंकार है, ये गजब का अहंकार है। देखिए, और यह अहंकार ऊपर से लेकर नीचे तक है। मैं नीचे में सबसे निचले पायदान पे इस समय कंगना रनौत को रखती हूँ, क्योंकि वो तो बेचारी अभी अभी आई हैं, पहली बार सांसद बनी हैं, और उनको पता है कि उनको क्यों लाया गया है। इसी तरह के बिगड़े बोल करके बार बार एक टेस्ट करते रहते हैं कि अब हम वापस लेंगे, नहीं वापस लेंगे, वो हिसाब अलग चल रहा है। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए अमित शाह जी किस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है हरियाणा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तो तकरीबन धमकाने वाली लैंग्वेज है, और ये बताने की कि अगर आपने बीजेपी की सरकार ना चुनी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आतंकवाद वापस आ जाएगा। ये तो उनका हर जगह स्टाइल होता है तो, कि भाई बिहार में अगर ये लोग जीत गए तो पटाखे वहां फूटेंगे। ये तो उनका स्टाइल हो गया। हरियाणा में भी यही लेकिन कह रहे हैं। हरियाणा में भी देखिए ना, आप हरियाणा से लेकर, और मुझे तो लगता है अभिसार कि इनके पास 2 स्टार प्रचारक हैं हरियाणा में। बीजेपी कंगना रनौत और बृजभूषण शरण सिंह को उतार दे, और उसके बाद मोदी जी और शाह जी की लोकप्रियता और उनकी तमाम तिकड़मों की टेस्ट केस हो जाएगा, क्योंकि वो लोग उतरने को तैयार हैं बहुत ज्यादा। मुकुल, खास तौर से हम सब जानते हैं कि हरियाणा पंजाब नब्ज था किसान आंदोलन को लेकर। कंगना रनावत का एक निहायत ही संवेदनहीन बयान, ऊपर से मनोहर लाल खट्टर का कहना कि ये नकली किसान है, वो तो मुझे लगता है कंगना से भी ज्यादा खतरनाक बयान था। किसानों के बारे में ये बयानात देना, ये आपके अंदर की खुन्नस, एक नाराजगी बता रही है, या आप एक पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे हैं एक तरह से? नहीं, वो ये सोचते हैं, जैसे भाषा ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा कि वो टेस्ट करते रहते हैं ये बयान दिलाकर कि क्या वो वाकई में उनकी एक मंशा है।
वो उसे वापस लाएंगे। कभी संविधान पर आपने देखा कि उनकी किस तरह से बयान आए, फिर वो कहते हैं ये व्यक्तिगत बयान है। आरक्षण पर बयान आए, फिर कहते हैं व्यक्तिगत बयान है। वो देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। और आप बयान की बात और नहीं, और आरक्षण पर फिर आप राहुल पर इल्जाम लगाते हैं कि वो आरक्षण विरोधी हैं, झूठ बोलते हैं। और आप बयान पर कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अभी आपको शंभू बॉर्डर नहीं भूलना चाहिए। वहां अभी भी किसान है, उन्हें किस तरह रोका गया हरियाणा में। तो आपका व्यवहार और बयान दोनों ये बता रहे हैं कि आप एक एरोगेंस में, अहंकार में हैं, लेकिन उन्हें ये भी बौखलाहट है कि ये जो है अब हमारा बैकफायर कर रही है चीजें, तो हम कैसे चुनाव मैनेज कर लें, सारा बस अब इस पर फोकस है। लेकिन तिकड़ा में बहुत है अभी सर, मुझे लगता है कि दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सब लोग ये तो दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में नाराजगी है, लेकिन इसी हरियाणा में 10 में से 5 सीटें बीजेपी ले गई थी, सारी नाराजगी के बावजूद। तो ये जो तमाम भीतर घात, एक उसकी पॉलिटिक्स जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, क्योंकि शैलजा का नाम लेकर जिस तरह से उसने भिड़ाया है। आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब बीजेपी को 58% वोट मिला था और उनमें और कांग्रेस में करीब 30% का अंतर था। मगर कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और आपको याद है बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलता है जी। अब 2024 में जो है कांग्रेस को 5 सीटें मिली, पिछली बार 0 था, 5 सीटें मिली। तो आपको नहीं लगता ये आंकड़ा 40 से भी और नीचे जाना चाहिए? और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी भी इस बात का इशारा कर रही है, क्योंकि वो उस उग्र अंदाज में नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास न देने के लिए कुछ है हरियाणा में। आप सारे भाषण उठा लीजिए, मैंने पिछले 4 दिन में सारे भाषणों का जो मूल्यांकन किया है, असेसमेंट किया है, आप देखेंगे कि वो अपनी तरफ से एक चीज बोलने लायक स्थिति में नहीं है। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो हो जाएगा। अमित शाह जी भी यही बोल रहे हैं, कांग्रेस का हुआ। यानी 10 साल में आपने 0 बटा सन्नाटा किया है। और आपके लोग, जो आपने कहा कि वहां तो लोग गांव के गांव लोग भगा रहे हैं कि भैया हम नहीं चाहिए, और मनोहर लाल खट्टर के सामने खड़े होकर अभिसार ये बोलना बहुत हिम्मत की बात है। और आप देखिए, अब उनके फ्रेम से विनेश फोगाट भी बाहर हो गई। बीजेपी अब हमला नहीं कर रही विनेश फोगाट पे। पहले उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जैसे आदमी को उतारा था जिसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है कि भैया तुम इसको खिलाफ कीचड़ उछालो। लेकिन आज की तारीख में उन्हें पता है कि अगर विनेश को उन्होंने छुआ तो और उनकी सीट खराब हो जाएगी। और कंगना रनौत ने तो वाकई कमाल किया, जो रायता फैलाया ना अभिसार बिल्कुल हरियाणा में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर भाषणों का जिक्र यहां पर उन्होंने किया। भाजपा का डेस्परेशन इस बात से पता चल रहा है कि भाई पार्टी के नेता शैलजा के प्रति सहानुभूति जतला रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे खेमे में। अमित शाह कहते हैं शैलजा के साथ अपमान हुआ है। मतलब ये हालत हो गई है भाजपा की कि आप जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं। कह रहा हूं कि ये देखिए दोहराया जा रहा है इतिहास 2024 के लोकसभा चुनाव का। जैसे उसमें कांग्रेस फोकस में आ गई थी, हर भाषण में कांग्रेस आती थी प्रधानमंत्री के। हरियाणा में भी वही आ गई है, कांग्रेस ही मुद्दे पर आ गई है, कांग्रेस ही फोकस पर आ गई है। यानी उन्हें एक डर है बीजेपी को, तभी वो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो ऐसी, तभी वो शैलजा के प्रति एक सहानुभूति दिखा रहे हैं। लेकिन शैलजा ने उनकी पूरी जो कूटनीति उसे फेल कर दिया, कह दिया मैं तो कांग्रेस में रहूंगी। तो ये सारी चीजें बता रही हैं। मैं ये बता रहा हूं कि बार बार कांग्रेस की तरफ आना जब उनकी सरकार रही है तो ये बता रहा है कि अब क्या कांग्रेस आ रही है। नहीं, मगर देखिए, चलिए, सामने भीतर घात है तभी तो उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं अब हरियाणा जम्मू कश्मीर दोनों की बात करूंगा यहां पर। अब आप मुझे बताइए, हुडा खेमे को करीब 70 से 75 सीटें मिली हैं, यानी कि उनसे जुड़े जो नेता हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के अंदर हुडा वर्सेस शैलजा विवाद चल रहा है। ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो उसे संबोधित क्यों नहीं करते? क्यों आप मौका दे रहे हैं? फिर वो मध्य प्रदेश जैसा इतिहास दोहराया जाएगा, फिर क्या होगा? तो ये दिक्कत तो है ना, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के भीतर तो अभिसार निश्चित तौर पर 100% दिक्कत है। तकरीबन वही हाल है जो जम्मू में बीजेपी का हाल है। अब आप देखिए, अगर दोनों को आप सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से अगर आप कंपेयर कीजिए, जम्मू में भाजपा के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश फूटा था, जिस तरह से निर्मल सिंह को साइडलाइन किया था, जो डिप्टी सीएम थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महबूबा मुफ्ती की सरकार में, उनको आपने चुनाव हटा दिया, थोड़ी देर हंगामा रहा, फिर जाके सब मैनेज हो गया। लेकिन हरियाणा में
आपका कहना सही है, मैं भी जानती हूं, जितना मैं हरियाणा गई, ये हुड्डा सरकार का दावा है। जितना भी राहुल गांधी कह लें, बाकी कह दें कि अभी हमने, खड़गे ने भी कहा कि अब हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हर पोस्टर राहुल गांधी ऊपर छोटे से है, हुड्डा बड़े से है। सवाल यहां पर यह है कि हुड्डा को भी पता है कि उनका बाहुबल है, उनके पास ताकत है, लेकिन ये होना कि एक आप शैलजा को एकोमोडेट नहीं कर सकते। 12 सितंबर के बाद से, जब से घोषणा पत्र हुआ, आपने एक भी चुनावी सभा नहीं की। तो ये जो एक बहुत भीषण रूप से एक पावर का सेंटर हरियाणा में बन गया है। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये कांग्रेस का तो है इनर फाइट, चाहे मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण दिया, राजस्थान का भी हमने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि पावर सेंटर होते हैं किसी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी में, 2 3 4 नेता अपने अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी पर बात नहीं होती। बीजेपी, अनिल विज को आप क्यों भूल रहे हैं? अनिल विज भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मैं सीनियर लीडर हूं। मैं बीजेपी में भी ऐसे फ्रैक्शन है, लेकिन उसका उस तरह से चर्चा नहीं होती, और फिर ये होता है कि पार्टी संभाल पाए। यह है कि कितना आगे बढ़ने दिया जाए। यहीं पे वो कह रहे हैं, यहीं पे आपका जो बुनियादी सवाल है कि राहुल गांधी को यहाँ हस्तक्षेप करना ना, क्योंकि मल्लिकार्जुन भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय आला कमान जो कह देता है उसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है। अनिल विज बार-बार बगावत कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए ना, कुमारी शैलजा जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। आपकी एक भूमिका है, फिर भी आपका एक जो है महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। रणदीप सुरजेवाला क्या वो जनाधार के नेता हैं? वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबक, मुझे लगता है भाषा कि यही हाल 2019 में भी हुआ था। जनता उस वक्त भी बीजेपी को हराना चाहती थी, मगर कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती थी, और ये हर बार इन्होंने किया है, ये बार बार दोहरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर यह भी समझना है कि ये तमाम नेता जिनका आपने नाम लिया, इनके पास एक पॉलिटिकल पावर है। कम से कम आप लोकसभा में हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं, और अभी आपके लिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आप भाजपा को हटाकर कांग्रेस की सरकार लाएं। लेकिन वह नहीं होता। राजस्थान में हमने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपने पुत्र मोह में रहते हैं, और सारा का सारा स्टेट चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से आपस में मिले। तो ये जो एक पॉलिटिक्स है कांग्रेस के भीतर कि उनके लिए प्राइम एजेंडा लोकतंत्र नहीं होता, सिर्फ राहुल गांधी बोलते हैं, और उसे इंप्लीमेंट कराने की स्थिति में राहुल गांधी भी नहीं दिखाई दे रहे। इसे तो मैं राहुल की नाकामी मानता हूं कि देखिए, हरियाणा में दिख रहा है, आप जम्मू में देखिए, जम्मू में जहां जिन सीटों से लड़ रही है, वहां पर टिकट बंटवारे को लेकर इस कदर बवाल मचा हुआ है कांग्रेस के अंदर। वहां पर आप सत्ता में भी नहीं थे, मगर फिर भी सीनियर लीडर्स वहां काम खराब कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कम से कम वहां तो फोकस कर रहे थे, वहां तो चुनावी सभाएं कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल कि जम्मू की स्थिति को भी आप, आज मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल देखा, आप कितनी विश्वसनीयता, अब तो इंडियन एक्सप्रेस भी भरोसा नहीं होता है, मगर वहां पर भी बताया जा रहा है कि ये बीजेपी वहां वापसी कर रही है। तो कितने शर्म की बात होगी। बीजेपी के कई तुरुप के पत्ते हैं। एक तो वो अपने तौर पर जम्मू में जिस तरह से अपनी वापसी करना चाहती है, उसके अलावा तमाम ग्राउंड रिपोर्ट भाषा ने भी की, वहां मैंने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने तिकड़म लड़ाई है, किस तरह से कई पावर सेंटर है, कई दावेदार हैं। एक तरफ जमात है और उसके साथ इंजीनियर राशिद हैं, इधर पीडीपी है, ये एनसी और कांग्रेस साथ हैं। अब बीजेपी अपने तौर पर भी घाटी में ना जीते तो कौन जीते, उसके सपोर्ट से कौन जीते? ये पूरा एक वो अपना एक तो पूरा जाल या कूटनीति तो कर ही रही है, यही हरियाणा में वो कर रही है। तो यही वजह है कि ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है। मैं बस खाली ये कहना चाहूंगी कि जम्मू में आज की तारीख में भी अगर कांग्रेस कायदे से लड़ जाए, और उसकी गुंजाइश है, जिसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप श्रीनगर मत आइए राहुल जी, आप जम्मू पे फोकस कीजिए, और उनकी बात में दम है कि आप अपना किला संभालिए। जम्मू में हमने आपको 100% वेटेज दी है, और खास तौर से राजौरी और पुंछ में बीजेपी के भीतर बहुत दिक्कतें हैं। अगर वो कांग्रेस मैनेज कर ले जाती है तो श्रीनगर में जिस तरह की एज है कांग्रेस के अध्यक्ष के पास इस समय, जम्मू कश्मीर कारा के पक्ष में जिस तरह का माहौल है, उसी तरह का माहौल जम्मू में हो सकता है। और बीजेपी में अभिसार इनर फाइट कांग्रेस से ज्यादा है, रिपोर्ट नहीं होती। ठीक है, चलिए अब हम रुक करना चाहेंगे अपने दूसरे मुद्दे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वेड समिट में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे, मगर वहां हो क्या रहा था? वहां पर एनआरआईज जो है वो मोदी मोदी कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी के आने के बाद स्वर्णिम काल आ गया है भारत का। ठीक है, उसके अलावा कई लोग जो हैं उन्हें बिहार, गुजरात से बाकायदा उड़ाया गया, और वहां पर भी वो मोदी मोदी कर रहे थे।
उसी तरफ मीडिया का कवरेज, मीडिया अपने कवरेज में भी यह कह रहा था कि भाई प्रधानमंत्री ने यह बात अच्छी की और राहुल गांधी ने यह भूल की, यानी कि प्रधानमंत्री की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। तो कहने का अर्थ ये कुवैत समिट की बैठक, अमेरिका यात्रा सिर्फ मोदी का महिमामंडन। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। जी, मेरा ये मानना है कि हम इस यात्रा को दो तरह से देख सकते हैं। जहां क्वेट की बैठक हुई, एक सामरिक और रणनीतिक कूटनीतिक महत्व के तौर पर इन यात्राओं के कुछ परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं आए हैं। एक दूसरा है कि प्रधानमंत्री हर जगह जाकर एक प्रधानमंत्री के बजाय मोदी का महिमा मंडन करने लगते हैं, और उन्होंने इस बार भी इस यात्रा को उसी तरह से बदलने की कोशिश की। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मोदी जी की जो ये यात्रा है, इसका कूटनीतिक कितना लाभ होगा यह तो हम बाद में चर्चा करेंगे। दो लाभ, दो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से काशी मथुरा जानबूझकर वहां प्लेस किया गया और मोदी जी की मुस्कान पर कॉरपोरेट मीडिया ने सुबह शाम चर्चा की कि क्या अब मोदी जी का एजेंडा अमेरिका में भी नफरत की दुकान खोलना है। मेरा पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, जिस तरह से उन्होंने एआई को एक्सप्लेन किया और बताया कि ये दरअसल एआई अमेरिका और भारत है, अमेरिका इंडियन है, यह भारत के प्रधानमंत्री के विश्वास के बारे में, उनके आईक्यू के बारे में बड़े सवाल पेश करता है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि अगर आप गुजरात से नागरिकों को उड़ाकर ले जाएंगे, बिठाकर ले जाएंगे प्लेन में, और वहां पर जाकर वो ड्रामा करेंगे, वहां पर जाकर वो आंसू बहाएंगे। यस, ऐसे तस्वीरें, ऐसे वीडियोस भी थे जहां पर कुछ लोग आंसू बहा रहे थे कि हमारे भगवान के दर्शन हो गए। तो जब ये तमाम चीजें होंगी तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देश की कूटनीति कहां बढ़ रही है? यहां तो सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन हो रहा है। मेरा तो सवाल यहां पर भाषा उन सोकॉल्ड एनआरआई से जो कहते हैं कि देश में स्वर्णिम युग आ गया है। अरे तो आओ, सहारनपुर में काम करो, पटना में काम करो, देवरिया में काम करो। वहां पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, वहां पर यह एक्सपेक्ट करना कि हमें पर्सनल लिबर्टी मिलेगी, मगर जब भारत में माइनॉरिटीज पर हमला होती है तो उस पर आप ताली बजाते हो। हाँ, मगर वहां पर आपको सारे अधिकार चाहिए। और पिछले 10 साल में भारतीय पासपोर्ट छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या पिछले 5 सालों में, मतलब 5 साल पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बाद और तेज हुई है। तो इससे यह भी पता चलता है कि भारत में कितना लोग रहना चाहते हैं, और इसमें मोदी जी का गुजरात नंबर 1 पर है अभिसार। बिल्कुल। और दूसरी बात मुझे कहनी है कि एक मीडिया का कवरेज आप दिखाइए अभिसार, जिसमें लोगों को यह पता चला हो कि क्वाड क्या है, मोदी जी गए तो गए क्यों, बिल्कुल, और क्वाड में हुआ तो हुआ क्या। एक स्टोरी मुझे नहीं दिखाई देती, ना प्रिंट में ना इलेक्ट्रॉनिक में। वह ऐसा लगता है कि मोदी जी दरअसल इकलौते प्रधानमंत्री है जो वहां पहुंचे और उनका महिमा मंडन हुआ, उनके लिए तालियां बजी, उन्होंने इस तरह का कपड़ा पहना था। मथुरा और काशी का एजेंडा उन्होंने अमेरिका जाके इस बार सेट कर दिया, इसलिए जल्दी मथुरा काशी में भी अयोध्या जैसे बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वहां पे गिराई जाएगी। कम्युनल कार्ड खेलने में मोदी जी आगे रहे। लेकिन मेरा यह कहना है कि क्वाड एक सामरिक महत्व का गठबंधन है, जिसको चाइना का पैसिफिक ओशन में जो बढ़त है उसको रोकने के लिए अमेरिका ने बनाया है, और उसमें जापान के प्रधानमंत्री आए, बाकी प्रधानमंत्री आए, एक लाइन चर्चा नहीं है, एक फोटो। मीडिया का फोकस मुकुल सिर्फ यही था कि प्रधानमंत्री का महिमा मंडन। सबसे शॉकिंग बात, जैसे कि भाषा ने कहा, क्वेड के मायने क्या है, अरे कम से कम वो तो समझाओ, उसकी कोई चर्चा नहीं। उल्टा मैं देख रहा था कम से कम 3 या 4 चैनल्स, उनकी कवरेज ये थी कि भाई देखो, राहुल गांधी गए तो उन्होंने ये गड़बड़ की, मगर प्रधानमंत्री ने ये अच्छा किया। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, वो नेता विपक्ष हैं। इनकी मानसिक दिवालियापन देखिए, क्योंकि आपको राहुल गांधी को यहां पर भी गाली देनी है तो उन दोनों में तुलना हो रही है। हाँ, तो वही है कि मीडिया का दिवालियापन तो अब देखिए बात करनी बेकार है। जहाँ तक क्वेट का सवाल था, उसमें कुछ अखबारों में, कुछ प्रिंट में चीज़ें आई हैं, कुछ सेमीकंडक्टर पे कोई समझौता हुआ है, ड्रोन पर हुआ है। तो इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी, बताया जाना चाहिए कि इसमें 4 देश हैं, तो 4 देश क्यों हैं, कैसे हैं, उनकी क्या महत्वाकांक्षा है, क्या स्थिति है, क्या कूटनीति है। और इसके अलावा जो मैं कह रहा हूं कि वो हर यात्रा को, वो जो उसका मेन मकसद होता है उससे तो पीछे चला जाता है, और मोदी जी रॉक शो हो जाता है। बिल्कुल, रॉक शो जैसा हो जाता है। जो आप यहाँ कोल्ड प्ले को लेकर बवाल, वहां मोदी जी का रॉक शो हो रहा है। मैंने भी देखा है कि वो बिहार की महिला हैं, दिल्ली में सेटल हैं, और उन्हें वो छूने, स्पर्श करने वो वहां जाती हैं। इसका मतलब है कि भारत में नहीं छू सकती हैं, भारत में नहीं छू सकती हैं विशाल। और तो ये सारी चीजें, मतलब उस तरह से मुझे लगता है कि मीडिया को भी ये लगता है कि जनता बहुत इंटेलेक्चुअल बातें नहीं सुनना चाहती, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं समझती, तो यही सब नहीं, मैं कहता हूं जनता, चलिए जनता
आपको कुवैत से मतलब ना हो, मगर जनता की सोच की डंबिंग डाउन तो ना कीजिए, उसे और मूर्ख तो मत समझिए। मतलब बताइए, एनडीटीवी की कवरेज थी कि देखिए इन तस्वीरों से पता चलेगा भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है। अच्छा, वो तस्वीरें क्या थी? गले लग रहे हैं, हाँ? उसके बाद बाइडेन उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहे हैं। एनडीटीवी के मुताबिक क्योंकि बाइडेन ने प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया, मोदी जी उनके गले लग गए, इससे भारत का रुतबा बढ़ गया। और ऐसे दिखाया जा रहा है कि इकलौते प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी गए। मैं कह रही हूँ, और जानबूझ के मैंने कहा, आपने कहा कि थोड़ी अखबारों में थी, लेकिन अखबारों में वो अंदर पेज पे थी, सारे अखबारों के फर्स्ट पेज पे और सारे टीवी चैनल्स में वो हाथ याद है ना आपको, किस तरह से वो हाथ लेकर जा रहे हैं। वही क्लोज शॉट एनडीटीवी के जो रिपोर्टर हैं और वो बता रही हैं। फिर तमाम जो एनआरआईज, एक स्टोरी ये नहीं हुई कि भैया बिहार से उनको वहां काहे ले जाया क्यों ले जाया गया? वहां जाकर भगवान से काहे दर्शन कराना पड़ा? से लोग गए। तो ये जो सारा एक खर्चा कौन कर रहा है? ये रॉक शो में कौन पैसा लगा रहा है? किस टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है? और सवाल है अभिसार, जरूरत क्या है? मैं तो ये कहना चाहती हूं कि भारत में मोदी जी का स्तुति गान करने वाले कम थोड़ो हैं। Exactly. आप सिर्फ अमेरिका में जा, वो असल में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारा विदेश में रुतबा बढ़ा। जैसे कहते हैं ना कि अरे हमारा बचवा शहर में नौकरी करता है, गांव में नौकरी करने वाला बड़ा बुरा होता है। उसी तरह से मोदी जी का रुतबा अमेरिका में है। मैं कह रहा हूं बाइडेन ने हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहे थे तो उसको बड़ा, अरे ये वो बाइडेन है जो ये भूल गए थे कि अगले व्यक्ति जो हैं, जो मंच पर आने वाले हैं, वो मोदी हैं। उनका नाम भूल रहे हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, कुछ जरा बुजुर्गियत के कुछ तकाजे हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम से होने। अब वो हाथ पकड़ लिए तो उसको इतना बड़ा बताया गया। खैर, मैं कह रहा हूं कि इस बार इस बात का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी जी ट्रंप से नहीं मिले, क्योंकि पूरा एक महाचुनाव का दौर है और उस दौर में उन्हें ट्रंप से मिलना, ये वाकई जैसे पिछली बार उन्होंने ट्रंप सरकार कही थी, डर यही लग रहा था कि इस बार भी ना कह दें। तो इस बार उन्होंने ये समझदारी दिखाई। नहीं, इस बार इसलिए दिखाई क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं है। पिछली बार तो राष्ट्रपति थे और ये दावा लगा रहे थे कि भैया मेरे इतने एनआरआई वोट्स हैं, वे सब मैं आपको ट्रंप जी को दिलवा दूंगा। इस बार उन्होंने कहा कि भैया तुम हो नहीं, इसलिए हम तुमसे मिलेंगे नहीं। एक और समझदारी का काम उन्होंने नहीं किया, और मुझे लग रहा था कहेंगे वो, और मैं बहुत ताज्जुब हूं, और मैं इस पर आपके दोनों के राय जानना चाहूंगा। आपको याद है राहुल गांधी गए, अमेरिका गए, उन्होंने आरक्षण के बारे में बातें कही, चाइना के बारे में बात की, और हम सब जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कोई चीन परस्त बयान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई चाइना एक प्रोडक्शन हब है और हम यही चाहते हैं कि भारत भी ऐसा हो। आरक्षण के बारे में स्पष्ट था कि भाई दलितों और पिछड़े वर्गों को बिजनेस हाउसेस में नुमाइंदगी नहीं मिलती है। आप आंकड़े देख लीजिए, जब तक समाज बराबरी का नहीं, हम आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? सीधा सा बयान था। मुझे लगा कि प्रधानमंत्री फिर मंच पर बैठ के राहुल गांधी के बारे में कुछ कहेंगे, उनके पास मौका थे, मगर नहीं कहा। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है, क्यों मोदी जी ने इस पर कुछ नहीं कहा? देखिए, मेरा तो बहुत साफ मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका अपनी ब्रांडिंग के लिए गए थे। वहां अगर वो राहुल गांधी का नाम भी लेते, क्योंकि बाकी ट्रोल आर्मी तो ले रही थी और मीडिया ले रही थी, तब उनका कद भी तो नीचे हो जाता। उनको उन्हें कहां परवाह है? नहीं, वो ताने तो मारते रहते हैं ना, सरकारी मंचों पर भाषा, सरकारी मंचों पर ताना मारते हैं। जब एनआरआई से बात हो रही थी तब वो इनडायरेक्टली रेफर कर रहे थे कि भारत को हमने कहां पहुंचाया, पहले कैसे था, तो खैर बोलते ठीक है। लेकिन यहां पर तो वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे होता है ना कि अगर मेरा हाथ आपके आगे आ जाए और आप मोदी हैं तब हाथ भी आप पीछे हटा देंगे, तो यहां तो वो 100% अपनी ब्रांडिंग करने पे लगे थे। और उनको लगा अगर राहुल गांधी का जिक्र कर लेंगे तो लोगों को याद आ जाएगा कि राहुल गांधी ने किन बुनियादी सवालों पर उठाया था मुद्दा। दो पिक्चर बनती है ना, उस पर दो फ्रेम बनते, मोदी जी, राहुल जी, तो राहुल को वो फुटेज नहीं देना चाहते थे, उन्होंने ये समझदारी की। बट वो दे ही रहे हैं, वैसे देखा जाए तो वो दे ही रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखिए, अब जैसे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा है, राहुल गांधी की नागरिकता छीनने की अब कोशिशें की जा रही हैं। सीपी जोशी ने कह दिया लोकसभा अध्यक्ष को खत लिख के कि भाई इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए क्योंकि विदेश में जाके भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। तो कोशिशें तो सारी चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, वो बैकफायर भी हो रही हैं। वो ये है कि वो कई मोर्चों पर काम करते हैं, पर उन्हें लगा कि यहां सिर्फ मोदी 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 होना चाहिए। वो अपनी ब्रांडिंग ही कर रहे थे, तो वहां इसलिए उन्होंने राहुल से परहेज किया। अच्छा, आखिरी जो सवाल इस वाले मुद्दे पे, मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो जैसे एक टूल किट ना मानो हिरेन जोशी ने कह दिया हो, तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख आंध्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो बयान जारी करते हैं कि आपने क्या देश का नाम रोशन किया। नीतीश कुमार भी लगभग वही जुबान में। ये कितनी अजीबोगरीब है, बहुत ही दयनीय स्थिति दिखाई देती है।
नहीं तो तभी मोदी हाँ। जी इतने मतलब जो बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ गए। हाँ। वहां इतने चापलूस भी इकट्ठा हो गए, इतने ज्यादा सरेंडर कर चुकी हैं पार्टियां, नेता जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे नीतीश कुमार का बड़ा नाम, वो बिल्कुल पांव में झुके जा रहे हैं। तो वो बाकायदा अब उनकी कैसे, वो अपने दल तो उनके करते ही हैं तारीफ, मीडिया करती है, विपक्षी दल सहयोगी दल भी अगर तारीफ करें तो भाई मोदी जी वैश्विक नेता बनेंगे। तो वो यही है, ये हद हो गई। लेकिन इस बार अभिसार सब कुछ साम दाम दंड भेद करके भी मोदी जी को जिस तरह की वाहवाही की प्रतीक्षा थी कि भारत में बिल्कुल लोग बिछ जाएंगे और क्या क्या स्तुति गान हो जाएगा, जिस तरह से राहुल गांधी की चर्चा हुई उस तरह से उनकी चर्चा होगी, वह नहीं होता देखकर ही ये टूल किट जारी हुआ था कि दोनों सहयोगी तो दलों को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। उसके लिए जरूरी है आप एक विजन जारी करें, एक सोच जारी करें। क्या सोच जारी कर रहे हैं? या तो ये सोच होती है कि देखो कहां से आ गए हम, पहले की व्यवस्था को के बारे में अनाप शनाप बातें करना, या फिर आप अब 10 साल से सत्ता में हैं तब भी आप कांग्रेस को गाली देना। तो आपको अपनी सोच तो जारी करना पड़ेगा ना। एक मंच पर खड़े होकर जब काशी और मथुरा का जिक्र किया जाता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आती आप है। एक शब्द में काउंटर नहीं करते कि ये जगह नहीं है। हाँ। या मेरा भाई, मैं कह रही हूं राहुल गांधी पे इतना हमला अभिसार, एक शब्द में उनसे यह नहीं कहा गया कि यह अमेरिका है और मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ हूं, मैं इस तरह की नफरती बयान को सुनना नहीं चाहता। काशी मथुरा की बात मत कीजिए। अगर ये स्टेटमेंट दिया होता तब निश्चित तौर पे भारत में भी चर्चा होती कि चलो विदेश में ही सही। उनको चिंता तो हुई कि देश का मुझे तो उस कॉन्स्टिट्यूशन दिन क्या का है। इंतजार है, शायद ऐसा मतलब करने की सोचें, या ऐसा हो जो नेहरू जी के लिए होता था कि वो अमेरिका गए तो अमेरिका की जनता सड़कों पर है, व्हाइट लोग सड़कों पे हैं, ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन, ऐसा कोई नजारा देखने को मिले तो हम भी कहें कि वाह मोदी जी वाह। नहीं, मगर उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी विदेशी यात्राओं को इतना सीमित, इतना सकरा, इतना नैरो बना दिया है कि वो सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि काशी मथुरा का जिक्र हुआ, उनका फोकस सिर्फ हिंदुत्ववादी, वो भी बांटने वाली सोच पर रहा है और खुद का महिमा मंडन रहा है। देश का महिमा मंडन, आई एम सॉरी, नहीं हो रहा उसमें, सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन हो रहा है। अब रुक करना चाहेंगे हम एक और मुद्दे का। तिरुपति मंदिर और उनके लड्डुओं में बीफ फैट, मछली का तेल, सुअर की चर्बी, ये जब मामला सामने आता है तो जबरदस्त बवाल होता है। मगर खबर यह नहीं हो रही है कि यह क्यों हुआ, इस तरह से हालात क्यों पैदा हुए, क्या कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हुए, और अगर ये जो दावा भी किया जा रहा है वो भी कितना सही है। मुद्दा यह होता है उसके बाद अचानक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के नफरती बयानों की झड़ी लग जाती है। यानी कि मुद्दा यह नहीं है कि कई जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का अपमान हुआ, मुद्दा यह है कि इसका फायदा उठा के हम जहरीले बयान दें। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा? अभिसार, इस पूरे विवाद के पीछे मुझे बहुत बड़ी और गहरी साजिश नजर आती है। बहुत जानबूझकर इस तरह से इसे एक कम्युनल एंगल में तब्दील किया जा रहा है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है, अगर लड्डू में कोई गड़बड़ी थी तो तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के लोगों को क्यों नहीं रिजाइन करना पड़ा? क्यों नहीं उनके खिलाफ जिम्मेदारी बनती है? कौन जिम्मेदार है? आप लड्डू बना रहे हैं, अरे बाकी घी आप खरीद रहे हैं। सवाल यह है कि सारा हंगामा हो गया, आस्था आहत हो गई, लेकिन गजब की आस्था है कि आस्था आहत तो हो रही है लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है, सिर्फ पुराना सीएम जिम्मेदार है। ये जो बोर्ड में बैठे हुए हैं और सारे के सारे एक ही कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, वो कहां गए? उनकी जिम्मेदारी कहां है? अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? जैसे मैंने कहा दोस्तों, इस मुद्दे पर भाजपा का सिर्फ एक मकसद था, नफरती राजनीति करो। अब रवि किशन, जिनके अपने बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ते हैं, वो कहते हैं युवाओं को संबोधित करते हुए कि भाई शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाओ। क्या वो इस तरह का भाषण अपने बच्चों को देंगे? इस तरह किसी का अपने बच्चों को देंगे? आपके बच्चे तो विदेश में पढ़े, मगर आपके यहां के युवाओं को आप इस तरह का संदेश दे रहे हैं। पवन कल्याण को देखिए, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने अतीत में बीफ खाने की वकालत की है, जिन्होंने ये कहा है कि वेजिटेरियंस ने 2002 के दंगे कराए, और अब उनके बयान देखिए। साफ है, नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरी तो चिंता यह है कि मैं प्रसाद के लड्डू की फिक्र करूं, चिंता करूं, या अपने रोजमर्रा के जीवन में जो मुझे मिलावटी सामान मिल रहा है उसकी चिंता करूं। सांप्रदायिक एंगल अलग बात है, लेकिन मुझे ये दुख है, मुझे चिंता है। अब तो जीवन रक्षक दवाइयों तक क्वालिटी में फेल हो रही हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लड्डू पर बहुत बहस करनी चाहिए।
मुकुल, जीवन रक्षक दवाइयां भी फेल हो रही हैं। मैं चाहूंगा इन दो चीजों को आप लिंक करें, बताएं। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं जीवन रक्षक दवाइयों का मैं फेल ये होने का। इसलिए कहना चाहता हूं कि भाई प्रसाद के लड्डू पर इतनी चिंता है, उसमें आस्था का मसला है और उसमें एक कम्युनल एंगल दे दिया गया और टूल किट उसके लिए भी है और एक बाकायदा उसमें इस तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि वो किसी तरह मुसलमानों पर पहुंच जाए वो बात। बिल्कुल, वहां पर ही मुसलमान एंगल ढूंढा जा रहा है। ईसाई नहीं, एंगल। मुसलमान एंगल भी आ गया है उसमें। एक कंपनी की उसके ये डायरेक्टर हैं, मुसलमान है। मैं ये कह रहा हूं कि ये चिंता, ये बात आज से नहीं कब से हो रही है कि मिलावटी सामान की बिक्री बढ़ रही है। हर खाने की चीजों में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, दूध में मिलावट। हमने त्योहारों पर, आप जानते होंगे, मिठाइयां लेनी छोड़ दी है लोगों ने त्योहार पर भी कि भाई मिलावट है खोया की मिठाई में। फिर क्या हुआ, सोहन पापड़ी आ गई। सोहन पापड़ी ऐसी थोड़ी आई, सोहन पापड़ी में मिलावट की बात आई। तो इस मिलावट पर एक चिंता नहीं है। दूसरी तरफ दवाइयां, जो अभी ड्रग रिपोर्ट आई है तमाम क्वालिटी उसकी, उसके सैंपल जो है तमाम दवाइयों के, पैरासीटामोल तक की दवाइयों की क्वालिटी फेल हुई है उसका टेस्ट में। तो इन चीज, जीवन रक्षक दवाइयां जिसमें शुगर की भी हैं, ब्लड प्रेशर की भी हैं, हम इन पर बात करें या एक लड्डू जो भाषा ने भी कहा कि वो एक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था है, उसमें वही जिम्मेदार है, वो देखे कि कहां से क्या चीजें आ रही हैं। तो उस लड्डू और आस्था की मैं वो करूं, या मैं ये सेहत जो वाकई में जहरीली चीजें मिलाई जा रही है मेरे खाने में, मैं मतलब देश की जनता को जो है इन मुद्दों में उलझा कर रखा जाए। मैं स्पष्ट कर दूं, आस्था का मुद्दा भी जरूरी है क्योंकि उससे हमारा विश्वास जुड़ा हुआ है। आप जाते हैं, आप और हम मंदिरों में लड्डू खाते हैं एक आस्था के साथ, मगर आप देख रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। भाषा, पवन कल्याण डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये वो व्यक्ति है जिसने ये कहा था भाई गुजरात में जो दंगे हुए वो तो वेजिटेरियंस ने कराए, शाकाहारियों ने कराए, और बीफ के लिए बोला था, बीफ के पक्ष में बोला था। आज उस व्यक्ति को देखो, वो अपने आप को आंध्र प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कहा अभिसार। और देखिए, मैं ये कह रही हूं, आस्था का मुद्दा बहुत गंभीर है, हम भी स्वीकार करते हैं, बहुत गंभीर है, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन खिलवाड़ कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खिलवाड़ कर रहे हैं, डिप्टी सीएम पवन कल्याण खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वह यह नहीं बता रहे कि दूसरे राउंड का जो टेस्ट होना चाहिए था, ताकि एग्जैक्टली पता चलता कि लड्डू में क्या मिलावट है, कितनी मिलावट है। इसको लेके तमाम साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट कह रहे हैं कि आपने इनिशियल जांच कराई, वो भी आपने सूरत के लैब में भेजा, आपके बगल में हरियाणा हैदराबाद की लैब थी, वहां आप भेज सकते थे, एग्जैक्टली आपको पता चलता। और वो पता चलने के 2 महीने तक चंद्रबाबू नायडू क्यों बैठे हुए थे? और उससे भी बड़ा सवाल, देवस्थानम, तिरुपति देवस्थानम का दावा है कि हर चीज अंडर द कैमरा है, और 1-2 लड्डू नहीं बनते, लाखों लड्डू बनते हैं। तो वो जो लाखों लड्डू बने और एडल्टर्ड था, मतलब मिलावट थी, तो आपके यहां से नैतिकता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, बोर्ड को रिजाइन करना चाहिए था। बोर्ड में बीजेपी का विधायक भी है भाई, तो वो कुछ नहीं होता, सारी आस्था का खिलवाड़ हो गया। एक व्यक्ति नहीं, मैं कह रही हूं, एक व्यक्ति जिम्मेदार आज की तारीख तक नहीं हुआ। और आप, मैंने इसलिए क्रिश्चियन की बात की क्योंकि आप जो पूर्व मुख्यमंत्री पे सारा निशाना साध रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ही घी सप्लाई कर रहे थे या लड्डू बना रहे थे, क्योंकि वह क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, इसलिए भी एक वो कार्ड वहां खेला जा रहा है। सुअर की चर्बी भी इसीलिए ऐड हुई है। गुजरात की प्रयोगशाला ने भी, मैं बता दूं, स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि ये चर्बी या ये ऑयल है। उसने कहा कि इसके लिए एक और एडवांस जांच करनी होगी, लेकिन अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, मगर ये देखिए, इस देश की क्या हालत है, इस देश की मीडिया की क्या हालत है। नुआंसेस यानी कि बारीकियों की चर्चा करने के बजाय एक, जैसे कहते हैं ना, स्वीपिंग रिमार्क, एक तरफा एक बयान जारी कर दिया जाए और फिर उसका फायदा उठाते हैं भाजपा के नेता भी। रवि किशन का बयान देखिए साहब, आप युवाओं को संदेश दे रहे हैं शास्त्रों के साथ शस्त्र, वो क्या सीखेगा? शास्त्रों में मेहनत पड़ती है साहब, वो तो शस्त्र उठा लेगा। मैं ये कह रहा हूं, और ये जो उन्होंने एक जो टर्म इजाद की है वो उसे और बढ़ा रहे हैं, और ये केवल आंध्र प्रदेश की बात नहीं है। फूड जिहाद जो कह रहे हैं, खाना जिहाद, वो उसे यूपी में भी तमाम, अभी यूपी में फिर एक बार जो कांवड़ यात्रा के दौरान किया गया था उसे दोबारा लागू कर दिया गया। ये एक तरह से बता रहे हैं कि ये जो है आपके खाने के दुश्मन है, आपकी मिलावट कर रहे हैं, आपका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और उसमें ढूंढा जा रहा है कि किसी तरह मुसलमान एंगल, ईसाई एंगल, ये सब मिले। और अभी सर देखिए, इतना हंगामा एक लड्डू पे जितने लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, बाकी सारा, मुकुल,
आप देश में एक व्यक्ति का ट्वीट दिखाइए, इतना दवाइयों में स्कैंडल आया है। बहुत बड़ा मुद्दा और है। जो बड़ा स्कैंडल है वो ये है कि किस तरह से सरकारी अस्पतालों में जो एंटीबायोटिक दी गई उनमें टेल्कम पाउडर था और अरारोट था। किसे चिंता है? सबसे अबे बड़ी बैठ बात- जाते भाई भूख हड़ताल पे सबसे बड़ी कि मेरी बात- जिंदगी जा रही है। हाँ। पैरासिटामॉल में अभी आया है बिल्कुल। और यहाँ पैरासिटामॉल कंपनी ने और बाकी कंपनियों ने कहा है कि दवाइयां तो हमारी बनाई हुई नहीं है, ये फर्जी दवाइयां हैं। तो बताइए, पैरासिटामॉल बुनियादी सरदर्द, बुखार की दवाई, शुगर की दवाई, ये तमाम चीजें हैं जो आप में हमारे परिवार के लोग रोजमर्रा लेते हैं। इसको लेकर कोई बवाल नहीं है, इसको लेकर मीडिया भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। मगर जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जिसका नाता आस्था के साथ है, वो मुद्दे भी सही तरीके से आपके सामने पेश किए नहीं जा रहे हैं, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।